हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 में टॉपिक 6.2 की, जो कि है न्यूट्रिशन। आपके एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 95 पे है ये टॉपिक। अच्छा, हमने पहले देख लिया था लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। हमने ये देखा था कि क्या क्या है लाइफ प्रोसेसेस। उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है 6.2 है न्यूट्रिशन। 6.2 हम पहले देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन भी हम पहले देख चुके हैं। उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन के बारे में देखें तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि न्यूट्रिशन से हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी की क्या ज़रूरत है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एनर्जी हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं उनको रिपेयर करने के लिए, कुछ सेल्स हैं जो मर जा रहे हैं उनको रिबिल्ड करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी? न्यूट्रिशन से। अच्छा, न्यूट्रिशन क्या है? बाहर से जो हम फूड खा रहे हैं उसको न्यूट्रिशन कहेंगे। अच्छा, लिविंग थिंग्स दो प्रकार की होती हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो प्लांट्स हो गए, एक हम हो गए, एनिमल्स हो गए। तो प्लांट्स का न्यूट्रिशन अलग है और एनिमल का न्यूट्रिशन अलग है। तो आइए देखते हैं। न्यूट्रिशन गिव्स अस एनर्जी। हाउ डू लिविंग थिंग गेट फूड? तो लिविंग थिंग फूड्स कैसे पाती हैं? दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। जो कुछ ऑर्गेनिज्म है, सम ऑर्गेनिज्म यूजेस सिंपल फूड ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O। अच्छा, जो कुछ टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं? सिंपल फॉर्म का फूड लेते हैं, सिंपल फॉर्म के सब्सटेंसेज लेते हैं बाहर से। जैसे सिंपल फॉर्म में सब्सटेंस है CO2 क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और H2O क्या होगा? वाटर। ये बाहर से लेते हैं और इनको यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। ये जो लिविंग थिंग्स जो अपना खाना खुद बना रही हैं, इनको हम कहेंगे ऑटोट्रोप्स। क्या कहेंगे इन्हें? ऑटोट्रोप्स। अच्छा, इसका एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल है ग्रीन प्लांट। जितने भी हरे प्लांट हम देख रहे हैं वो, और कुछ बैक्टीरियाज हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कहाँ से बनाएंगे? बाहर से CO2 और वाटर लेके। अच्छा, ये कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो पहला तरीके से हमने देख लिया ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं। फिर अब हम बात करेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज करते हैं। जो ऑटोट्रोप्स ने बनाया है उसको यूज करते हैं अपनी फूड के लिए। इनको हम कहते हैं हेट्रोट्रोप्स। क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोप्स। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम जो बाहर से ले रहे हैं इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में चेंज करते हैं। सिंपल सब्सटेंस हमारी बॉडी में यूज हो पाता है, कॉम्प्लेक्स नहीं यूज हो पाता। तो ये जो ब्रेक डाउन वाला प्रोसेस होता है इसमें बायो कैटलिस्ट लगते हैं, जिनको हम एंजाइम कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। दिस ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोट्रोप्स। अच्छा, जो हेट्रोट्रोप्स हैं, समझ गए हेट्रोट्रोप्स क्या होगा? हेट्रोट्रोप्स वो ऑर्गेनिज्म हो गए जो अपना फूड बाहर से ले रहे हैं। बाहर से ले रहे हैं मतलब ऑटोट्रोप से ले रहे हैं, बना नहीं रहे खुद। अच्छा, ऑटोट्रोप्स वो हो गए जो अपना फूड खुद बना रहे हैं। खुद बना रहे हैं किसकी हेल्प से? CO2 और H2O की हेल्प से। तो कहीं ना कहीं जो हेट्रोट्रोप्स हैं वो ऑटोट्रोप्स पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंड रहते हैं। जैसे कि हम इंसान जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपको कह देगा हम तो नॉनवेज हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड नहीं रहते। लेकिन जो नॉनवेज हम खा रहे हैं वो भी तो प्लांट पे डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली ले लें या इनडायरेक्टली ले लें, हम हेट्रोट्रोप्स ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें हमने दो चीज़ें देख ली, ऑटोट्रोप्स और हेट्रोट्रोप्स। अब हम पहली बात करेंगे 6.2.1 टॉपिक की, जो कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसकी बात करेंगे हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। अच्छा, हेट्रोट्रोप्स का एग्जांपल देख लीजिए, एनिमल एंड फंगाई। एनिमल मतलब हम सब लोग, और फंगाई। ठीक, अब हम आएंगे 6.2.1 पे, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मैंने आपको बताया था ऑटोट्रोप्स कैसे बनाते हैं, बाहर से CO2 लेते हैं और H2O लेते हैं। अब हम इसके बारे में बिल्कुल सही से पढ़ते हैं। CO2 और H2O को लिया गया बाहर से। अच्छा, H2O कहाँ से आया? प्लांट्स की रूट से आया। एग्जाम्पल में हम प्लांट को ले रहे हैं, ठीक, प्लांट में हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। जो प्लांट्स की रूट होती है, जमीन में होती है, वहां से रूट से पानी लिया गया। रूट से क्या लिया गया? पानी। पानी क्या है? H2O। और ये पानी ऊपर लीव्स तक पहुंचाया गया। कैसे पहुंचाया जा रहा है वो सब अलग प्रोसेस है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। अभी हम खाली न्यूट्रिशन पे जाएंगे। फिर CO2 कहाँ से लिया गया? लीव्स पे छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। आप ब्लैक बोर्ड के राइट अप साइड कॉर्नर में देखेंगे तो रेड कलर से मैंने स्टोमेटा का डायग्राम एक बना रखा है। आपकी बुक में भी स्टोमेटा का डायग्राम दे रखा है, जो कि पेज नंबर 97 के टॉप पे है। अच्छा, अब स्टोमेटा पे ध्यान दें तो स्टोमेटा
में दो होते हैं गार्ड सेल, जो कि राजमा जैसे दिख रहे हैं, उसके बीच में स्टोमेटल पोर होता है और साइड साइड में क्लोरोप्लास्ट दिखा रखा है। तो जब क्या होता है, हमें प्लांट्स को CO2 लेना होता है, तो ये गार्ड सेल ओपन रहता है, ठीक। और जब CO2 की जरूरत नहीं होती, ये गार्ड सेल बंद हो जाते हैं। बंद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पोर से जो रूट से पानी लीफ में आ रहा है उसका भी लॉस हो सकता है, वो पानी वहाँ उन पोर से निकल सकता है। पोर्स माने छोटे छोटे छेद, स्टोमेटा छोटे छोटे छेद ही होते हैं, जिनके किनारे में दो गार्ड सेल लगे होते हैं, जो एक गार्ड सेल है राजमा की तरह दिखते हैं। अच्छा, ये खुलते बंद कैसे होते हैं? जब इस गार्ड सेल में पानी भर जाता है तो ये फूल जाते हैं और फूल के ये खुल जाते हैं, और जब इससे पानी निकल जाता है तब ये बंद हो जाते हैं, These are tiny pores on the surface of leaf called stomata. These pores helps in gas exchanges for photosynthesis. गैस मतलब CO2, जैसे मैंने बताया। अच्छा, गैस जरूरी नहीं है कि स्टोमेटा से ही एक्सचेंज हो, नीचे रूट से भी होती है, नाइट्रोजन है, ऐसी और भी गैसेज हैं जो रूट से एक्सचेंज होती हैं, लेकिन CO2 मैक्सिमम स्टोमेटा से एक्सचेंज होती है। फ्रॉम दिस पोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट, मैंने आपको बताया था। व्हेन इट डज नॉट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, तब ये क्लोज हो जाते हैं। अच्छा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग गार्ड सेल करते हैं, ये भी बता चुका हूँ। गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम कॉजिंग पोर्स टू ओपन, पोर क्लोजेज व्हेन सेल सिंक्स। जब पानी गार्ड सेल के अंदर जाता है तो स्वेल कर जाते हैं, स्वेल करने पे ओपन हो जाते हैं, जब पानी बाहर आता है तो श्रिंक कर जाते हैं और उसके बाद गार्ड सेल बंद हो जाते हैं। अच्छा, इससे हमको पता चल गया कि CO2 कैसे आई। H2O को हमको पता चल रहा है H2O कैसे आया, नीचे रूट से आया। आप लोगों के घर में पेड़ लगे होंगे, आप सब लोग गमलों में पानी देते होंगे, जो कि जड़ सोख लेती हैं, तो इजी सी बात है, ठीक। अब एक जो सबसे मेन चीज़ कह सकते हैं हम फोटोसिंथेसिस में, यह है सनलाइट। फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम डे टाइम पे ही होता है, जब सूरज की रोशनी हो। जब सूरज की रोशनी नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अभी सनलाइट का क्या रोल है और सनलाइट पेड़ कैसे रोक रहा है अपने पास, मतलब सनलाइट को पेड़ कैसे यूज़ कर रहा है कोई भी प्लांट। तो जो प्लांट्स होते हैं, ये जो ग्रीन कलर है हर प्लांट का, ये इसका करेक्टर होता है। जो प्लांट सेल होता है उसमें एक ऑर्गेनेलिज पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन पिगमेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट इज क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये प्लांट्स की लीफ में पाया जाता है, ठीक। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो प्लांट सेल में ग्रीन ग्रीन डॉट होंगे, इनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। जो ग्रीन चीज है वो है क्लोरोफिल। ग्रीन चीज क्या है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहाँ पाई जाएगी, क्लोरोप्लास्ट में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक सेल ऑर्गेनेलिज है और ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। हाँ, ये एक डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्वेश्चन आ सकता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। तो जो प्लांट सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ठीक। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल क्या करती है, जो लाइट एनर्जी है उसको कैप्चर करती है और लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के बाद चेंज कर देती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। किसमें चेंज कर देती है, केमिकल एनर्जी में। ये सब कहाँ हुआ, लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ने कैप्चर किया और उसको चेंज कर दिया केमिकल एनर्जी में। ये सब हुआ आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, आपके प्लांट की, ठीक। अब ये जो केमिकल एनर्जी है ये हेल्प करेगी वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने में। वाटर को क्या कहते हैं, H2O कहते हैं। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ये जो केमिकल एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी कहाँ से आई, सनलाइट को चेंज किया गया, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया गया। ये जो केमिकल एनर्जी है ये स्प्लिट करेगी, किसको स्प्लिट करेगी, H2O को। किसमें, 2 H और 1 O2 में स्प्लिट करेगी, ठीक है। स्प्लिट हो गया, फिर रिडक्शन होगा किसका, CO2 का रिडक्शन होगा, CO2 का रिडक्शन होगा। अच्छा, ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेप्स इसी चीज़ को फॉलो करें, ये स्टेप्स आगे पीछे भी हो सकते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि डेजर्ट प्लांट है उसमें क्या होता है कि CO2 पहले ही ले लिया जाता है और CO2 को रिड्यूस करके इंटरमीडिएट में चेंज कर देते हैं। बाद में जब सुबह सनलाइट आती है तब उसकी हेल्प से CO2 को कार्बोहाइड्रेट्स में बदला जाता है। बाकी जो नॉर्मल प्लांट्स है उसमें CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी बात है जो सब लोग याद रखेंगे। ये जो रिएक्शन नीचे मैंने लिखी हुई है, ब्लू कलर से लिखी हुई है, अगर आपको उसमें क्लियर ना दिख रही हो तो पेज नंबर 96 पे बिल्कुल टॉप पे ब्लू कलर से ही है 6CO2। 6CO2 माने 6 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 12 H2O। 12 H2O माने 12 मॉलिक्यूल्स है
वाटर के। अच्छा CO2 कहाँ से आया, फिर से बता देता हूँ, स्टोमेटा से आया। वाटर कहाँ से आया, मैं फिर से बता देता हूँ, रूट से आया। अब फिर से देखना, 6 CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट सन से आएगी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल कैप्चर करेगा और क्लोरोफिल सनलाइट को किस में चेंज करेगा, केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। क्या क्या हमको मिलेगा प्रोडक्ट, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एज अ फूड प्लांट यूज करते हैं, प्लस 6O2 मिलेगी ऑक्सीजन जो प्लांट बाहर निकाल देते हैं, और उस ऑक्सीजन को हम इनहेल कर लेते हैं, प्लस 6H2O वाटर भी बन जाता है। जो एक्सेस वाटर होता है वो भी प्लांट बाहर निकाल देते हैं। सुबह सुबह आप देखेंगे तो प्लांट की पत्तियों में ओस लगी होती है, ड्यू ड्रॉप्स भी होती हैं, ये जो एक्सेस वाटर होता है ये प्लांट बाहर निकाल देता है। अच्छा, ये जो C6H12 और O6 है, C6H12 और O6 ध्यान रखेंगे, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। एक जो ग्लूकोज होता है ये प्लांट फूड की तरह यूज करता है, और इस फूड को प्लांट जितना यूज करना है न्यूट्रिशन के पे यूज कर लेता है। अगर जो यूज नहीं हो रहा है उसको स्टोर कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, स्टोर। ऐसा ही कुछ हम लोग भी करते हैं। अच्छा, स्टोर किस फॉर्म में करेगा, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेगा। किस फॉर्म में स्टोर करेगा, स्टार्च की फॉर्म में। बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बन जाता है। ऐसा ही कुछ हम लोग करते हैं, जो हमारा जो जितना फूड हमको यूज़ करना होता है हम यूज़ कर लेते हैं, बाकी जो फूड बचता है उसको हम एज अ ग्लाइकोजन स्टोर कर लेते हैं। अगर मतलब किसी दिन हमको ज़्यादा की ज़रूरत है, हम खाना नहीं खा पा रहे, भूखे हैं, या हमने व्रत रख लिया, तो उसका ब्रेकडाउन होता है, फिर उससे एनर्जी निकाली जाती है। वो फिर अलग प्रोसेस है और अलग टॉपिक है। अभी फिलहाल फोटोसिंथेसिस पे ही ध्यान देंगे। तो एक फोटोसिंथेसिस का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। अच्छा, फिगर्स आप लोग बुक से देख सकते हैं। अच्छा, बुक में 2 एक्टिविटीज़ भी दे रखी हैं, 6.1 और 6.2। तो मैं अब आपको एक्टिविटीज़ समझा दूँ। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 की। एक्टिविटी 6.1 96 पेज में और 6.2 97 पेज में। ये दोनों एक्टिविटीज से हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम प्रूव करेंगे। एक तो हम प्रूव करेंगे 6.1 में कि क्लोरोफिल है वो है इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसको करने के लिए हम जो पहली चीज़ हम देखेंगे, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमको प्लांट लेना है। कौन सा प्लांट लेना है, कोई भी नॉर्मल प्लांट ना लें, ऐसा प्लांट लें जिसमें ग्रीन के अलावा और भी कलर होते हैं लीफ में। फॉर एग्जांपल क्रोटन, या फिर कुछ मनी प्लांट्स की लीफ ऐसी होती है, इसमें बहुत सारे तो नहीं, लेकिन ग्रीन और वाइट कलर होते हैं। लेकिन आप क्रोटन ले लीजिए, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। ठीक, उस प्लांट को 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखें। अच्छा, डार्क रूम में हम क्यों रखेंगे, जिससे कि जो कि एक्सेस ग्लूकोज उधर बन गया था, उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया गया था, वो स्टार्च यूज्ड अप हो जाए, वो स्टार्च यूज अप हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है MCQ में कि हमने क्रोटन ही क्यों लिया, मैं बता चुका हूँ आपको, और 3 दिन के लिए हमने उसको डार्क रूम में क्यों रखा। ठीक, अब जब 3 दिन डार्क रूम में रख दें, उसके बाद उस प्लांट को बाहर निकाल के 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखें। सनलाइट में क्यों रखेंगे, जिससे वो अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाए। 6 घंटे के बाद उसमें से एक लीफ तोड़ लीजिए। लीफ एक तोड़ के 2 तोड़ लीजिए, कोई बात नहीं। एक लीफ तोड़ के उसको बटर पेपर पे ट्रेस कर लीजिए। ट्रेस हमको क्या करना है कि कौन सा जो ग्रीन पार्ट है लीफ में उसको हमको ट्रेस कर लेना है, और कौन से नॉन ग्रीन पार्ट है उनको अलग कर लेना है, एक डिज़ाइन सा बना के। ट्रेस करना आप सबको आता होगा। फिर जो हमने जो लीफ तोड़ी है उसको हम उबाल लेंगे थोड़ी देर, एक बॉइलिंग वाटर में डाल लेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर वो जो बॉइलिंग वाटर है उसमें से लीफ निकाल के एक अल्कोहल वाले बीकर में डालेंगे। अच्छा, ये अल्कोहल वो नहीं है जो पिया जाता है, ये एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है, लैब में यूज होता है। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, वो जो बीकर जिसमें अल्कोहल है और साथ में जो लीफ है उसको हम एक वाटर बाथ में रखेंगे, मतलब एक वाटर बाथ में रख के उसको हम बॉयल कर लेंगे। हम तब तक बॉयल करते रहेंगे जब तक अल्कोहल बॉयल ना हो जाए। अच्छा, ये जब हम प्रोसेस कर रहे होंगे तो जो हमारा अल्कोहल होगा, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है 6.1 एक्टिविटी में कि इस प्रोसेस में अल्कोहल में क्या चेंज आता है। इसमें अल्कोहल में क्या होगा, ग्रीन कलर आ जाएगा। अल्कोहल ग्रीन कलर का हो जाएगा, और जो हमारी जो लीफ है उसके कलर निकल जाएंगे। ग्रीन कलर का क्यों होगा, क्योंकि जो जितने भी लीफ में पिगमेंट है वो सब अल्कोहल में आ जाएंगे। ग्रीन कलर या रेड कलर जो भी लीफ में पिगमेंट थे वो लीफ में आ जाएंगे, और लीफ हमारी कलरलेस हो जाएगी। ठीक, इसीलिए हमने पहले ही उस लीफ को ट्रेस कर लिया था। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी देर में उसको जो लीफ है उसको हम बाहर निकालेंगे अल्कोहल से बाहर निकाल के उसको आयोडीन सोल्यूशन में, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन में डिप करेंगे। फिर डिप करने के बाद उसको बाहर निकालेंगे और आयोडीन को रिंस कर लेंगे, मतलब आयोडीन लीफ से हटा लेंगे। फिर हम देखेंगे क्या हुआ।
अब हम ये जो लीफ है उसको कंपेयर करेंगे जो हमने पहले ट्रेस किया था, तो हमको ये दिखेगा कि जो ग्रीन एरिया थे वो कलर चेंज करके पर्पल, ब्लूइश पर्पल टाइप हो गए हैं। इससे क्या हमको पता चलता है कि वहाँ पे स्टार्च था। जो आयोडीन जब भी स्टार्च के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लूइश पर्पल कलर छोड़ देता है। अच्छा, ये स्टार्च कहाँ से आया? फोटोसिंथेसिस से आया। तो इससे हमको पता चल गया कि सनलाइट और क्लोरोफिल कितनी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल हमको क्यों पता चला? क्योंकि ग्रीन एरिया ही कलर चेंज करेगा, ब्लू पर्पल ब्लू में आएगा, जो बाकी जो और एरिया थे वो नहीं आएंगे। तो ग्रीन एरिया में क्या था? क्लोरोफिल। तो हमको पता चल गया क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, एक्टिविटी 6.2 में हम देखेंगे CO2 क्यों जरूरी, CO2 भी जरूरी है प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, 2 प्लांट ले लेंगे सेम साइज के, लगभग सेम साइज के 2 प्लांट ले लेंगे। फिर उसके साथ वही करना है, 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखना है। हमको पता है कि उसको 3 दिन डार्क रूम में क्यों रखते हैं, जिससे कि जितना भी पिछले का बिल्डअप स्टार्च है वो सब खत्म हो जाए। ठीक है, फिर जब 3 दिन तक डार्क रूम में रखेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस प्लांट को ग्लास प्लेट में रख देंगे। ठीक, और एक प्लांट में हम एक वॉच ग्लास में थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे। अच्छा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रख रहे हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर 2 ग्लास प्लेट में 2 अलग अलग प्लांट रखे हैं, लेकिन एक ही प्लांट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है। ठीक है, और जैसे ही हम इतना सेटअप कर लेंगे, इसको हम बेल जार से ऊपर से बंद कर लेंगे और नीचे से वैसलीन चारों तरफ जाके लगा देंगे। फिगर आपका देख लीजिए 97 पे, फिगर 6.4 पे ध्यान दीजिएगा। वैसलीन चारों तरफ से लगा देंगे। वैसलीन लगाने से क्या होगा कि अब बाहर से ना कोई गैस अंदर आ पाएगी, ना अंदर से कोई गैस बाहर जा पाएगी, जो कुछ है वो जार के अंदर है। अच्छा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी CO2 खींच लेता है। अब जिस सेटअप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसकी जो सारी CO2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लेगा, प्लांट पाएगा ही नहीं CO2। तो अब हम आगे देखेंगे क्या डिफरेंस आता है। फिर ये जो हमने जो वो बनाया था, सेटअप बनाया है बेल जार वाला, इसको पूरा उठा के 2 घंटे के लिए सनलाइट में रख देंगे। 2 घंटे के बाद हम खोलेंगे इसे और दोनों में से एक एक लीफ को तोड़ लेंगे। एक एक लीफ को तोड़ लिया। अब हम जो स्टेप 5 to 9 है एक्टिविटी 6.1 के, उन्हीं को फॉलो करेंगे। हमको स्टार्च की प्रेजेंस चेक करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वही लीफ को बॉइलिंग वाटर में रखेंगे कुछ देर के लिए। फिर वहाँ से लीफ को हटा के एल्कोहल में रखेंगे। एल्कोहल वाले बीकर को हम वाटर बाथ में रखेंगे। फिर वहाँ से थोड़ी देर में लीफ को बाहर निकालेंगे, उसको हम आयोडीन सोल्यूशन में डिप करेंगे, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन में डिप करेंगे, और उसके बाद हम आयोडीन रिंस करेंगे तो हम कलर दिखेंगे। अब कलर में ये दिखेगा कि जो लीफ उस बेल जार में थी जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था उसमें कोई कलर नहीं आया, और जो लीफ उस जार में थी जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था उसमें कलर आएगा। इससे हमको पता चलता है कि CO2 कितना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अच्छा, कलर क्यों आया? क्योंकि स्टार्च बन गया। स्टार्च बना जब फोटोसिंथेसिस हुई। अच्छा, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था उसकी जो जितनी CO2 थी वो सब तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने यूज़ कर ली, तो प्लांट के लिए बची नहीं, और प्लांट के लिए नहीं बची इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। तो इससे हमको ये पता चलेगा CO2 कितनी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अच्छा, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं घर पे तो हम कर नहीं सकते, और काफ़ी स्कूल में क्या होता है कि 10th क्लास में लैब विजिट ही नहीं होती है, तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है इन एक्टिविटीज़ को। लेकिन ये है कि अब पढ़ के जाएंगे, बोर्ड में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो हमको आना चाहिए, हर एक चीज़ आनी चाहिए, एक एक मार्क्स बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, और भी कुछ मटीरियल्स हैं जो कि प्लांट को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? वाटर, हमने मैंने पहले बताया था, सॉइल से रूट के जरिए आ रहा है। और कुछ अदर मटेरियल्स लाइक N2 मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम, ये भी सॉइल से ले रहा है। फिर N2 इज वेरी एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। जो N2 नाइट्रोजन है ये प्लांट के लिए बहुत जरूरी है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और N2 सॉइल से भी ले लेता है, और अधिकतम N2 क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से आता है। ये हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात बाद में करेंगे। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबा के सपोर्ट अपना शो करें। थैंक यू। अगला टॉपिक हम लोग 6.2.3 देखेंगे जो कि है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। बाय।